तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका एजुकेशन साथी। आज मैं आपके लिए पवन की पूरी सीरीज़ लेके आया हूं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के पेपर के लिए। पवन सीरीज़ जो पवन मॉडल आता है उसकी सारे बहुविकल्पियों को लेकर आया हूं। आपको बहुविकल्पी रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और आप देखेंगे कि आपको सारे बहुविकल्पी याद हो चुके हैं। इसमें 2024, 2023, 2018 तक के प्रश्न शामिल होंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। तो जैसा हम जानते हैं कि जो का वर्ग होता है उसमें 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो का में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा। और देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी गा दे रखा है, तो गा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं? तो किस श्रेणी में आते हैं? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, अर्धमात्रिक। हम जानते हैं कि स्वर जो होते हैं एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक तीनों प्रकार के होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो अर्धमात्रिक होते हैं। उनमें यानी कि आधा समय लगता है, यानी कि उनमें स्वरों से भी कम समय लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित में से अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करके उनके अर्थ में बदलाव ना किया जा सके, तो अधोलिखित में से अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो जो क्रिया विशेषण होते हैं, ये क्वेश्चन आपके 2024 के पेपर में पूछे गए हैं। तो जो अधोलिखित में से अविकारी शब्द हैं वो क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है? कौन से शुद्ध वर्तनी है निम्न में से? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, जो मस्तिष्क लिखा हुआ है वो एकदम शुद्ध है। और ये वर्तनी का क्वेश्चन एक लगभग हर बार पूछा जाता है, तो आप वर्तनी को अच्छे से, जो इम्पोर्टेंट वर्तनी है उनको अच्छे से याद कर लें। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं या और वा। अंग और आहा तो हमारे एक अयोगवाह हो जाते हैं। ढा और ढ़ा हमारे द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। इसी प्रकार से री और श्रा, री हमारा स्वर हो जाता है जबकि श्रा हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो या और वा क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखें। अब 2023 के क्वेश्चंस देखते हैं। मूल स्वर हैं, तो मूल स्वर हमारे सिर्फ 4 ही होते हैं। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटू और री। तो ऑप्शन नंबर बा एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो आप देखिए ये 2023 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, और यही सेम क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या और वाह, यानी कि ऑप्शन नंबर आ एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न अक्षर में महाप्राण है। अब निम्न में से महाप्राण कौन है? अब आपको पता होना चाहिए कि अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन होते हैं व्यंजनों में। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सा वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा कि हा जो है वो एक महाप्राण अक्षर है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है निम्न में से? तो ये मैंने आपको 2024 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था उसमें भी आया हुआ है, 2023 वाले में भी आया था। ये 2023 का क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो बानर जो है वो इसमें सबसे शुद्ध है। आप कहेंगे मिष्ठान शुद्ध है? नहीं, मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान होता है। ठीक है, टान लिखा जाता है उसको, टा अक्षर बनता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का अर्थ मैंने बताया था, जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, या जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ले जाई जा सकती है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा स्थावर।
अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो जो हमारे का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता और पा वर्ग होते हैं। इनमें 5-5 अक्षर होते हैं। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें। तो टोटल कितने अक्षर हो गए? 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25। यानी कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो सभी लोग बता देंगे ना? ऑप्शन नंबर बा एकदम सही हो जाएगा। ओके। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि महाप्राण कौन होते हैं। तो जो वर्गों में दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है, बाकी सारे अल्प प्राण होते हैं। तो का, जैसा कि हम जानते हैं, का वर्ग का पहला अक्षर है। तो जो का होगा वो अल्प प्राण होगा, ये महाप्राण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आ एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृश शब्द का विलोम है। तो कृश शब्द का जो विलोम होता है वो होता है स्थूल। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइम की कमी पड़ जाएगी। इनमें से भाषीय कौशल नहीं है। इनमें से भाषीय कौशल कौन सा नहीं है? तो भाषीय कौशल कौन सा नहीं है? लेखन, पठन, वाचन, ये तीनों ही भाषीय कौशल हैं। कौन सा नहीं है? गद्य नहीं है। गद्य कोई भाषीय कौशल नहीं होता है। छा का निर्माण किन 2 वर्णों के मेल से होता है? तो छा का जो निर्माण होता है वो का और शा से मिलकर होता है। ठीक है, का और शा याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर 17, या, रा, ला, वा व्यंजन कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि या, रा, ला, वा कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बा एकदम करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी भाषा में जब व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तो आप 33 लगाएंगे, और जब स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो आप 11 लगाएंगे। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। तो भाषा की जो सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई होती है वो होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई वर्ण होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं। भाषा अभिव्यक्ति के कौन कौन से साधन हैं? पहला बोलकर और सुनकर, दूसरा लिखकर और पढ़कर, तीसरा आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जो भाषा की अभिव्यक्ति होती है वो बोलकर और सुनकर भी व्यक्त की जाती है और लिखकर और पढ़कर भी व्यक्त की जाती है। यानी कि भाषा का प्रयोग हर प्रकार से करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सा एकदम करेक्ट हो जाएगा कि आ और बा दोनों। वर्ण वा का उच्चारण स्थान है। तो वर्ण वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जब आप याद करेंगे का, चा, टा, ता, पा वर्ग को, तो उसमें आपके उच्चारण स्थान भी होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो जो बा होता है वो आता है पा वर्ग में, और जो पा वर्ग होता है वो पूरा का पूरा ओष्ठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ण ला का उच्चारण स्थान है। तो आप अब खुद से बताइए कि ला जो है वो कौन से वर्ग में आता है? तो जो ला होता है वो किसी वर्गों में नहीं आता है, वो आता है अंतस्थ व्यंजन में। और जो अंतस्थ व्यंजन में ला होता है वो तालु से बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तालव्य। ठीक है। आप एक पूरी लिस्ट बनाइए, उसमें सारे स्वर, सारे वर्ण, सारे व्यंजन को लिखिए और उनके उच्चारण स्थान उनके सामने लिखिए। ठीक है। उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है। तो ह्रस्व ध्वनि कौन सी होती है? एक होती है ह्रस्व ध्वनि, एक होती है दीर्घ ध्वनि, एक होती है प्लुत ध्वनि। तो ह्रस्व ध्वनि वो होती है जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, तो वो है छोटी ई। एक मात्रा का समय मतलब बहुत कम समय लगता है, तो छोटी ई बहुत जल्दी से बोल दी जाती है, ई। ठीक है।
निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। अब की पूछा गया है कि निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, आप देख सकते हैं बड़ा आ। बड़ा आ जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है, उसको बोलने में समय लगता है, उसमें 2 मात्रा का समय लगता है, तो ये द्विमात्रिक है, तो ये ह्रस्व स्वर नहीं है। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका ऑप्शन एकदम बा करेक्ट हो जाएगा, ग्रियसर ने। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? तो हिंदी में 18 बोलियां जो हैं हमारी प्रचलित हैं, संविधान में लिखित हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ण दा प्लस या से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है। तो इससे जो संयुक्त वर्ण बनता है वो हम सभी ने पढ़ रखा है, द्या। जैसे हम उद्यान लिखते हैं तो उद्यान में कैसा वाला द्या बनाते हैं, ये वाला। और हम विद्यालय लिखते हैं तो विद्यालय लिखने में भी हम इसी द्या का प्रयोग करते हैं, विद्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को कहते हैं। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं हम लोग? जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा और अवरोध के होता है, तो ऐसे ही तो वर्ण स्वर कहलाते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आ एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चा वर्ग है। चा वर्ग है, बताइए। का वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग जो है वो किससे बोला जाएगा? तालव्य से। बिल्कुल सही जवाब। तो चा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो सब तालु या तालव्य से बोले जाएंगे। निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है? तो पार्श्विक वर्ण आपको याद रखना है, ला होता है। कौन सा? ला होता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है? तो उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो उच्छिप्त व्यंजन वो होते हैं जो अड़ा और ढा, ढा से मिलकर बनते हैं, डा और ढा से। तो अड़ा और अड़ा, पढ़ाई में आप ये वाला अड़ा इस्तेमाल करते होंगे, ये वाला, और लड़ाई में आप ये वाला अड़ा इस्तेमाल करते होंगे। इन दोनों ही शब्दों में अलग अलग उपयोगिता है दोनों वर्णों की। तो ऑप्शन नंबर वाह करेक्ट हो जाएगा। ये उच्छिप्त व्यंजन है, इनको दीर्घुण व्यंजन भी कहा जाता है। चाहे आपसे दीर्घुण पूछ ले, उच्छिप्त पूछ ले, तो आप यही वाला ऑप्शन लगा कर आएंगे। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है? ज्ञा को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन माना जाता है। कहा जाता है कि ये जो है जा प्लस आ से मिलकर बना है। ठीक है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन सा नहीं है? या रा ला वा अंतस्थ होते हैं लेकिन माँ अंतस्थ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर दा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो शुद्ध मात्रा किस में प्रयुक्त हुई है? रेणु, सा वाला। ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य मतलब जो कंठ और तालु दोनों से ही बोला जाता है। तो कंठ तालव्य वाला युग्म कौन सा है हमारा? ए और ए। स्वरों में जो ए और ए होता है वो कंठ तालु से बोला जाता है। ठीक है, औ का उच्चारण स्थान है। तो औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, यानी कि ये कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। तो इसकी आप लिस्ट बना लें। मैंने आपको बताया ना, देखिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उच्चारण स्थान के। तो आप एक कॉपी पे उच्चारण स्थान की लिस्ट बनाइए जिसमें आप स्वर व्यंजनों को एक साथ रखकर, जैसे कंठ से, तो कंठ से जितने स्वर बोले जाते हैं, जितने व्यंजन बोले जाते हैं, उनको एक लाइन से लिखिए। तालु से जो स्वर बोले जाते हैं और व्यंजन बोले जाते हैं उनको एक लाइन से लिखिए। और इसी तरीके से सारे उच्चारण स्थानों के सामने उनके अक्षर लिख लीजिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्शी व्यंजन वो होते हैं जो का, चा, टा, ता, पा वर्ग में आते हैं। तो इसमें से कौन कौन स्पर्श संघर्षी हैं देखते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है वो आ वाला एकदम सही हो जाएगा कि का जो है वो एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये का, पा और चा तीनों ही स्पर्श संघर्षी हैं, बट देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फा का उच्चारण स्थान है।
तो फा का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप खुद से बोल के देखिए कि फा बोलते हैं तो किस उच्चारण स्थान का प्रयोग हो रहा है? तो ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। पा वर्ग में आता है फा, और पा वर्ग पूरा का पूरा ओष्ठ से ही बोला जाता है। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं शा, शा, शा और हा। ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन हैं। तो देखते हैं इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। तो जो निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इसमें जो पा और रा है वो दोनों ही ऊष्म नहीं है। जो पा और रा है वो दोनों ही ऊष्म नहीं है। तो ये मुझको लगता है मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे शा होना चाहिए था, यहाँ पर शा होना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन नंबर द एकदम करेक्ट हो जाएगी कि जो रा है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर 4 होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। संयुक्त स्वर 4 नहीं, ज़्यादा ही होते हैं, देख लीजिए एक बार। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, ये सब हमारे क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। और मूल स्वर हमारे कौन से होते हैं? छोटा। मूल स्वर कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। तो 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक मूल स्वर, एक संयुक्त स्वर। फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है, तो 4। अगला क्वेश्चन, वर्ण शा, शा, हा कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया ये होते हैं, इन्होंने बोला है स्पर्शी होते हैं, संघर्षी होते हैं, आ और बा दोनों होते हैं। तो इनके हिसाब से ये दोनों होते हैं। वैसे ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। आप पवन की सीरीज पर पूरी तरीक़ा से भरोसा मत कीजिएगा। पवन क्या, राजन की सीरीज हो, पवन की सीरीज हो, सूर्या की सीरीज हो, राधा की सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, इनमें उत्तर गलत भी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऊष्म व्यंजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पर्शी दे रखा है। तो आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं हमारे। तो यहाँ पे ऊष्म व्यंजन का ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बता सकते हैं आप? संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं 4। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और एक होता है श्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हंस पद का चिन्ह है, क्वेश्चन नंबर 44। हंस पद का चिन्ह है, तो बा नंबर एकदम सही है। हंस पद क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम अपनी लाइन में लिख रहे थे, मेरा मोहन है, तो यहाँ पे एक शब्द छूट गया, मेरा नाम। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हंस पद बनाकर ऊपर लिख देते हैं नाम, ठीक है। यही कहलाता है हंस पद। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है, तो कंठ ध्वनि का सही प्रयोग क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। तो खड़क, खड़क, खड़क में देखिए आप पूरा का पूरा जो शब्द है वो कंठ से निकल रहा है, खड़क, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो इसमें जो ढ़ होता है ये उच्छिप्त होता है, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं इसको, या दीर्घुण व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है। इस क्वेश्चन में मुझको लगता है कुछ मिसप्रिंट है। इसमें क्या पूछा जा रहा है क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं, तो दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं? फा और वा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो का, खा, गा तीनों का ही उच्चारण स्थान कंठ है, और अढ़ा का कंठ नहीं है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? री। री जो है एक संयुक्त वर्ण नहीं है, ये एक मूल स्वर है। निम्न में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में कौन सा सही है? चा, छा, जा स्पर्श संघर्षी हैं, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विरोध का विलोम है। हम जब किसी का विरोध करते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए या उसके खिलाफ हैं, तो उसको बोलते हैं विरोध। तो विरोध का जो विलोम है यानी कि उल्टा है, वो क्या होगा? समर्थन करना, सपोर्ट करना। आनंद का पर्यायवाची है। आनंद का पर्यायवाची आनंद का अर्थ होता है खुशी, उल्लास, ठीक है, प्रेम। जब हमको खुशी का अनुभव होता है तो बोलते हैं आनंद आ रहा है। तो आनंद शब्द का पर्यायवाची मतलब आनंद से मिलता ही जुलता अर्थ और किस शब्द का होता है? सहकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है देख लेते हैं। महेश, पुरंदर, देवासुर, महिषुर। तो महिषुर जो होता है वो इंद्र का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरंग का पर्यायवाची है। तरंग का पर्यायवाची है, तो तरंग का पर्यायवाची होता है ऊर्म। क्या होता है? ऊर्मी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची है? तो अग्नि का पर्यायवाची कौन होता है? पावक। तो आग के बहुत पर्यायवाची होते हैं, अग्नि, पावक, दहन, ठीक है, अनल, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। निम्न में कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पुष्कर, श्रांति, दिव्य, व्योम। तो इसमें से जो श्रांति है उसका अर्थ आकाश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58, तो कौन सा नहीं है? महाश्वेता, वीणापाणी, भारती, पद्मा। तो कौन सा इसमें सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? पद्मा। पद्मा जो है वो सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो जो निशाकर होता है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। निशा का मतलब होता है रात और कर का मतलब होता है कर दे, तो जो रात कर दे वो होता है चंद्रमा, तो निशाकर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है। प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है। तो प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह सभी जानते हैं, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर द एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, बा, लेकिन ये जो बा चिरा वाला है ये अंतस्थ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोंटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। तो मोंटेसरी विधि का उपयोग हम किस लिए करते हैं? मौन वाचन में, लेखन शिक्षण में, स्वसर वाचन में, उपयुक्त सभी। तो लेखन शिक्षण में मोंटेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चों को अक्षर के कार्डबोर्ड के अक्षर काट दिए जाते हैं और उस पर उंगली फिरवाई जाती है, लकड़ी की पेंसिल पकड़ना सिखाई जाती है, ठीक है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। तो आपसे समानार्थी पूछ दे, पर्यायवाची पूछ दे, एक ही बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर नंबर है सा एकदम करेक्ट हो जाएगा। कूट। कूट का अर्थ भी पर्वत होता है, पर्वत, पहाड़, गिरी, ठीक है। विरोध शब्द का विलोम है, यह भी आया था समर्थन, ठीक है। अहि शब्द का अर्थ है। अहि शब्द का अर्थ क्या होता है? अहि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सर्प, ठीक है। सर्प, नारंग, भुजंग, ये सर्प के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन 72 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। देवनागरी लिपि से क्या संबंधित नहीं है? सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक, केवल अलंकरण के लिए। तो सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक, ठीक है। सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है देवनागरी में, तो जो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये क्वेश्चन भी देखिए 2017 में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से कर लें। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अभी ये मैंने आपको कराया था कि वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हम पवन सीरीज़ के सारे बहुविकल्पियों को देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपके लिए राजन सीरीज़ लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला का आशय है।
वर्णमाला का आशय क्या है, ये भी 2017 में पूछा गया है। वर्णमाला का आशय है वर्णों के सुव्यवस्थित समूह से, तो ऑप्शन नंबर सा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, तो 52 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अयोगवाह है, अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह विसर्ग होता है, ठीक है। विसर्ग जो है वो एक अयोगवाह होता है। अनुस्वार वो भी एक अयोगवाह होता है, ठीक है। नासिक के व्यंजन भी आते हैं, ठीक है, लेकिन अयोगवाह में अंग, आहा और चंद्रबिंदी जो लगती है वो, ठीक है, वो ये सब अयोगवाह में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अड़ा तथा ढा वर्ण हैं, कैसे वर्ण हैं? तो अड़ा और अड़ा कौन से हैं? उच्छिप्त व्यंजन या वर्ण हैं, इनको दीर्घ व्यंजन भी कहा जाता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। शाह का उच्चारण स्थल है, तो शाह का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? तालु, ठीक है। उच्चारण से देखिए कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसकी टेबल जरूर बना लें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सा है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आनंद का विलोम है, विलोम क्या होगा आनंद का? अभी तो आनंद का पर्यायवाची पूछा गया था, अब आनंद का विलोम पूछा जा रहा है। तो आनंद का विलोम क्या होगा? विषाद, विषाद का मतलब होता है दुख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपके यूपी टेट, सी टेट, हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है श्रृंगार वाला, कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से कौन सा शब्द है? सा वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विज शब्द का अर्थ है, द्विज शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, द्विज शब्द का क्या अर्थ होता है? दांत, पक्षी, ब्राह्मण, तो इसमें से कोई भी नहीं। ओ सॉरी, मैंने आपको ऑप्शन गलत बोल दिया, इनमें से सभी, दांत, पक्षी, ब्राह्मण, इनमें से सभी, सभी का अर्थ होता है, द्विज का अर्थ सभी से आता है, ठीक है। यानी कि द्विज का अर्थ दांत, पक्षी, ब्राह्मण तीनों ही होते हैं, तो इनमें से सभी, ऑप्शन वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, दा वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। नूतन का विलोम शब्द है, नूतन का विलोम शब्द है, तो नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन, नूतन का मतलब होता है नया और पुरातन का मतलब होता है पुराना। या वर्ण है, या वर्ण मैं आपको बता चुका हूँ, या वर्ण एक ऐसा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है, तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेखन, सुंदर लेखन होना चाहिए। सुलेख का मतलब ये सु से सुंदर, लेख से लेखन, सुंदर लेखन। ज्ञावर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञावर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जा प्लस आ। अब आप कहेंगे ये वाला भी तो ऑप्शन नंबर आ वाला भी जा प्लस आ है, लेकिन जा में हलंत लगा होना चाहिए, आप हलंत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। जा में हलंत लगा होना चाहिए, आ में हलंत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन है? अत्याधिक, अत्यधिक होता है ना कि अत्याधिक, ठीक है। तो मैंने इसी के साथ आपका पूरा पवन सीरीज़ सॉल्व करवा दी है, ठीक है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए 2024 के प्रश्न पत्र भी डाल चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, उनको भी आप देखिए। 2023 का भी प्रश्न पत्र मैं हिंदी का डाल चुका हूँ, वो भी आप देखिए। इसके बाद मैं आपके लिए राजन की सीरीज़ लाऊँगा, तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं राजन की सीरीज़ लाऊं या नहीं लाऊं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक भी है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो व्हाट्सअप पे आप हाई मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।